हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो साइंस की श्रृंखला चल रही थी उसमें आज के लिए जो हम लोग का फिजिक्स का टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो दोस्तों, वर्क, पावर, एनर्जी, इस टॉपिक को आज हम लोग एक संक्षेप में पढ़ेंगे और वहां से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन और क्वेश्चन किस फॉर्मूले पर लगेंगे उन सबको देखा जाएगा। तो आइए पहले एक नजर देख लेते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कार्य, फिर कार्य के प्रकार, तीसरा है कार्य ऊर्जा प्रमेय, चौथा है ऊर्जा, पांचवा है यांत्रिक ऊर्जा, छठा गतिज ऊर्जा, सातवां स्थितिज ऊर्जा, आठवां गतिज ऊर्जा एवं संवेग, नौवां द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, शक्ति, अश्व शक्ति और किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा। एक बार इंग्लिश में जान ले। वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मास एनर्जी इक्वेशन, पावर, हॉर्स पावर और किलोवाट आवर। इन सबको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फटाफट आज शुरू करते हैं अपना काम। पहला टॉपिक है कार्य। तो कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर देना। आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देना। ये कार्य का डेफिनेशन नहीं है, ये धनात्मक कार्य का डेफिनेशन है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। और इसका जो सबसे जनरल फॉर्मूला है वो आपका W = Fs है, Fs। लेकिन ये तब काम करेगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। लेकिन अगर आप बल लगा रहे हो और विस्थापन किसी जिस दिशा में बल लगा रहे हो उस दिशा में न लग के उससे थीटा कोण पर विस्थापन हो। जैसे ट्रॉली बैग अगर कोई खींचता है तो उसका हाथ तो ऐसा ऊपर की तरफ रहता है लेकिन ट्रॉली बैग सीधे चलती है। छोटा बच्चा जो है वो रस्सी में अपना एक खिलौने वाली गाड़ी बांधकर अगर ऐसे घूम रहा है तो वो हाथ ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन उसकी जो गाड़ी है, जो बस है, जो ट्रक है, जो लेकर चलता है वो नीचे जमीन पर चलती है। तो उस केस में अगर वो एंगल बना रहा है, सपोज करिए ये आपका वस्तु है, बल इस पे ऐसा लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और इसके बीच कोण थीटा है, तब वर्क का फार्मूला हो जाएगा Fs cos थीटा। ठीक है। तो कार्य एक अदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट होती है जूल। इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल। और CGS यूनिट क्या होती है? अर्ग। तो लगे हाथ, एक जूल में कितना अर्ग होता है? एक जूल में होता है 10�7 अर्ग। ठीक है। इतना हमें कार्य के बारे में पढ़ना था। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार की बात करेंगे तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क। जब थीटा <90 हो, यानी इसके बीच में जो थीटा है वो <90 हो, तब कार्य आपका धनात्मक होगा। दैनिक जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं अधिकतर वो कार्य धनात्मक होता है। अगर हम टेबल को खींच रहे हैं, दरवाजा खींच रहे हैं, पैर से फुटबॉल को किक कर रहे हैं, वो सब के सब धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में चला जाता है। या अगर डायरेक्शन चेंज भी होता है तो 90 डिग्री से कम ही रहता है। जैसे आप फुटबॉल को मारे तो फुटबॉल अगर हवा में भी गया तो 90 डिग्री से न जाके थोड़ा किसी एंगल से जा रहा है और वो एंगल 90 से कम होगा तो वो धनात्मक कार्य। अब दूसरा जो है वो शून्य कार्य है। शून्य कार्य, शून्य कार्य क्या होते हैं भाई? जब थीटा 90 हो, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी बल और विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण 90 अंश का हो, उस केस में आपका जो
कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा। जैसे अगर कोई कूली है वो अपने सर पर कोई चीज रख कर समतल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो उसने कार्य कुछ नहीं किया, क्योंकि जो वो कूली है सपोज करिए यही कूली है, उतना अच्छा कूली नहीं बना पाऊंगा पर एक मानने के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि ये कूली है। अब मान लीजिए अपने सर पे कुछ बोझ रखा हुआ है और चल ऐसा सीधा रहा है, तो बोझ में विस्थापन तो इस दिशा में हुआ, लेकिन उसने बल किस तरफ लगाया ऐसा, और उसके बीच कोण बन गया 90। इसी तरीके से वृत्तीय पथ पर चलते हुए किसी पिंड पर अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो इतना नहीं जानना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक दो एग्जाम्पल और क्या कंडीशन होती है वो। अब आता है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य थीटा ग्रेटर देन 90। जब थीटा का मान 90 से अधिक हो जाए, यानी बल और विस्थापन एक दूसरे की दिशा में न होके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वहां कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे धरती पर चलते समय हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और घर्षण बल लगता है पीछे की ओर, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है और हम लोग आगे चलते हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहां जो वर्क होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। साथ ही साथ अगर हम किसी चीज को हवा में उछाल रहे हैं, तो जब तक ये ऊपर की ओर गति कर रहा था, तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, लेकिन वस्तु तो जा रही थी ऊपर, तो बल और विस्थापन के मध्य एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी 90 अंश से अधिक कोण बन गया, 180 अंश का बन गया। तो यहां पर भी कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। हमारे द्वारा धनात्मक होगा, क्योंकि हमने जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में वस्तु जा रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कैसा कार्य होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो कार्य के ये 3 टाइप्स हैं। आपको क्लियर हो गया होगा? तो कंडीशन याद रखिएगा, एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी m द्रव्यमान की वस्तु u गति से चल रही थी, u प्रारंभिक वेग से चल रहा था, और जब हमने उस पर बल लगा दिया, एक फोर्स उस पर अप्लाई किया और उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई, तब हाफ mv² माइनस हाफ mu², यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, और यही आपका कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। दोस्तों, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी इस चीज को बता देता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ये चीज कैसे होगा? mgHf माइनस hf का मतलब फाइनल हाइट, और ये हो गया इनिशियल हाइट। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर है, उस पर आपने बल लगाकर उसे कुछ और ऊंचाई पर रख दिया, तो उसकी ये जो नीचे पोटेंशियल एनर्जी थी और जो ऊपर स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा, उन दोनों का जो अंतर होगा वो उस बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका यहां से भी बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो है अगली टॉपिक जो है हमारी वह है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या है? तो
तो ऊर्जा आप जानते हो कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब कि आप में जितनी ज्यादा आप कार्य कर सकते हो आप में उतनी ज्यादा ऊर्जा है, या यूं कह सकते हैं कि जितनी ऊर्जा होगी उतना ही काम करेंगे। तो ऊर्जा जो है एक तरीके से कार्य के ही बराबर है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर इस चीज को हम समझे, कार्य की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज नोन एज एनर्जी, क्षमता। तो ये भी अदिश राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, और इसका भी मात्रक क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक जूल, और सीजीएस मात्रक क्या हो गया, अर्ग। और फिर वही मैं बता रहा हूं आपको, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अच्छा, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 10⁵5 लगा देते हैं। तो वो जो 10⁵5 वाला है वो न्यूटन और डाइन में रिलेशन है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। लेकिन जब जूल की बात करेंगे 10⁵7 अर्ग। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। देखिए, किसी भी यंत्र द्वारा उसके कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी मैकेनिकल वर्क क्या हुआ, द एबिलिटी टू वर्क डन बाय अ मैकेनिकल डिवाइस इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक जो है वो गतिज ऊर्जा है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी गति के कारण उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बहता हुआ जल है, आपने उस पानी पर एक लकड़ी का लट्ठा रख दिया, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, और आपका डेस्टिनेशन है 1 किलोमीटर। अब या तो उस लकड़ी के लट्ठे को आप हाथ में उठाकर लेकर जाओ एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। आपने पानी में उसको रख दिया, पानी उसको बहा के उस स्थान तक लेकर आई और आपने वहां से उठा लिया। तो ये वर्क जो है अब वो किसकी वजह से हुआ, वाटर की वजह से। वाटर की वजह से हुआ ना। तो वाटर की वजह से जब हुआ तो वाटर ने कुछ उस पर फोर्स वर्क किया होगा, और ये वर्क कहां करने की एबिलिटी उसके अंदर कहां से आई, उसके मोशन की वजह से। तो ये है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है K = ½ mv²। और स्थितिज ऊर्जा जो है, जो इसका भी मात्रक, दुनिया में जितने भी तरह की ऊर्जा होती है सबका मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = mgh। यानी किसी वस्तु की हाइट के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ½ kx², जहां k स्प्रिंग का बल
नियतांक x स्प्रिंग का विस्थापन है। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के ये फॉर्मूले हैं। स्थितिज ऊर्जा दो तरह की होती है, उन दोनों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, चलिए अब जो अगला टॉपिक, अच्छा एक क्वेश्चन यहां मैं आपको बता देता हूं, काफी बार देखा गया है वो क्वेश्चन, देखिएगा। बहते हुए जल में ऊर्जा होती है। ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तीसरा दे दिया दोनों, चौथा नन। ये चार दे दिया मान लीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि बहते हुए जल में, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, लेकिन वो छिछले पानी के लिए जिसमें ऊंचाई बहुत कम हो। पर इसका जो सही आंसर है वो है दोनों, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है, क्योंकि जल की कुछ ऊंचाई होती है, ऊंचाई की वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, और वो लगातार बहता भी रहता है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। अच्छा, कभी कभी दोनों के नाम से न देके यहां लिख देता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अगर यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है तो फिर ये सही हो जाएगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। इसी तरीके से, अच्छा एक टॉपिक यहां छूट गया है लिखना, उसको मैं बता दे रहा हूं। होता क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में यह बताया गया था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे अगर एक किसी ऊंचाई से किसी आप वस्तु को छोड़ते हो तो उस वस्तु में जब वो ऊंचाई पर होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती है तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में लगातार बदलता है, और जमीन पर गिरने के तुरंत पहले उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कुल मिला जुला के उस गिरते हुए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, अगर गतिज ऊर्जा कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे अगर किसी चीज, कोई पत्थर है, आप उसे लेके हवा में उछाल दो, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की गतिज ऊर्जा एवं संवेग। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। गतिज ऊर्जा एवं संवेग, एवं संवेग। तो
गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है वो होता है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m या p इक्वल टू अंडर रूट 2m k। ये दोनों ही फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। और इस पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको आप अभी देख लीजिए। क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आज की वीडियो का, दूसरा लिख दूं वरना आप लोग 11 समझ लेंगे। यदि किसी गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, तो गतिज ऊर्जा दे रखा है और संवेग में पूछ रहा है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। जो प्रारंभिक संवेग है उसको P1 से दिखाया, वो हो गया अंडर रूट 2mk। जो नया संवेग है वो कितना हो जाएगा भाई, 2m और 16 गुना हो गया। इस 16 को अगर रूट से बाहर निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा ना भाई। 16 का 4 बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या बचा, 2mk। और 2mk किसके बराबर है, P1 के बराबर। तो P2 इक्वल टू हो गया 4P1। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%। अब P2 की वैल्यू हो गई 4P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%। तो यहां से P1 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 और नीचे 1, तो P1 कॉमन करके कट कर दीजिए। 4 माइनस 1 इंटू 100%, तो पता चला यहां से 300% जो है वो आपका जो संवेग में संवेग में 300% की वृद्धि हो गई अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपने से उसको प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक जो है वो उस वैज्ञानिक ने दिया था जिसको मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का जनक। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आइंस्टाइन। आइंस्टीन ने ये दिया था। और अब आप सभी लोगों को याद आ चुका होगा कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आखिर है क्या। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है उसे हम लोग इस नाम से जानते हैं, E इक्वल टू mc²। अच्छा, E क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा। M क्या है, द्रव्यमान। और C क्या है, प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी होती है, हालांकि मुझे पता है लेकिन फिर भी आप लोग ये चीज लिखकर बताएंगे। और ये इतनी छोटी चीज है कि आप सभी लोगों को ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। और कमेंट लिखने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति या सामर्थ्य यानी पावर की बात करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि पावर क्या होता है। अगर हम बात करें शक्ति की,
शक्ति इक्वल टू पावर का जो है वो P इक्वल टू W/T, यानी कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नॉन एज पावर। इसकी देखो समय भी अदिश राशि और कार्य भी अदिश राशि, तो ये भी एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है, जो जेम्स वाट के ट्रिब्यूट में दिया गया था। जेम्स वाट के सम्मान में इसका शक्ति का जो मात्रक है उसे वॉट कहा गया है। और 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकेंड। 1 जूल बटे 1 सेकेंड। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जिसको कहते हैं हार्स पावर। अश्व शक्ति माने हार्स पावर। तो अश्व शक्ति जो है वो पावर का एक व्यापारिक यूनिट है, जो है ये कॉमर्शियल यूनिट है। अक्सर कोई भी आप जनरेटर वगैरह लेकर जाओ या कोई ऐसी चीजें लेकर जाओ, उसे हार्स पावर में नापा जाता है। आप कोई भी मशीन वगैरह खरीदते हैं तो उसकी सामर्थ्य जो है, उसका पावर जो है वो हार्स पावर में नापा जाता है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इसी तरीके से 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। तो वाट बहुत छोटी राशि है, अन्य मात्रक जो हैं वो आपके ये सब भी हैं। अब हम बात करेंगे किलोवाट घंटा की। ठीक है, किलोवाट घंटा की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि भाई इसमें तो वाट लगा हुआ है और किलोवाट जो है वो आपका पावर का यूनिट है, तो ये भी पावर का यूनिट है। पर नहीं, किलोवाट घंटा जो है वो पावर की यूनिट बिल्कुल नहीं है। ये ऊर्जा या कार्य का, मेन ऊर्जा ही कहिए, कार्य मत कहिए, क्योंकि कार्य को हम लोग अक्सर जूल में नापते हैं। एनर्जी की यूनिट है किलोवाट घंटा ना, यानी जो आपका किलोवाट आवर है इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आपको मैं बताता हूं कि किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है। अगर मैं इसको kWh लिखता हूं 1 किलोवाट आवर को, तो इसको आप BOT भी लिख सकते हो। BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बिजली का बिल जो हमारे घरों में आता है, सिंपल अगर भाषा में लिखा जाए तो 1 यूनिट कह सकते हैं। और ये कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर ये एनर्जी होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है। साथ ही साथ 1 किलोवाट आवर या 1 BOT जो है वो किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो अच्छा, एक और फॉर्मूला है पावर का F × V। इसको भी ध्यान रखिएगा कि फोर्स इंटू वेलोसिटी जो होता है वो भी आपका पावर का यूनिट है। तो कभी कभी तो पावर वर्क और टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ लेता है, और कभी कभी जो पावर है वो आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी के टर्म में पूछ लेता है। तो अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी के टर्म में इसकी यूनिट देखी जाए तो एक यूनिट इसका न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये जो कार्य, ऊर्जा और ये सामर्थ्य वाला टॉपिक है, इसकी थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो समाप्त हुई। अब कुछ 2-4 हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 5 न्यूटन का बल 10 kg की वस्तु को
बल की दिशा से 60 अंश कोण पर 20 मीटर विस्थापित कर देती है, तब कार्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले उस पर ध्यान रखते हैं। यहां से फोर्स मिल गया, यहां से मास मिल गया, मास, यहां से थीटा मिल गया और यहां से विस्थापन यस मिल गया। कार्य पूछा है, कार्य में कहीं पर भी मास का जिक्र नहीं होता, तो कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू हो गई 5 न्यूटन, एस की वैल्यू हो गई 20 मीटर और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2। यहां से 10 आ जाएगा, 10 × 5 = 50 न्यूटन मीटर, जिसको आप जूल भी कहते हैं कि भाई 50 जूल उसने कार्य किया। तो ये आपका पहले वाले जो फार्मूला हमने बताया था उस पर ये लग गया। ओके, चलिए अब जो है एक दूसरे यानी जो आपका गतिज ऊर्जा वाला है उस पे एक लगाते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा पे लगाते हैं। इस पे हमने एक सवाल आपको बता ही दिया है, तो हर फॉर्मूले पे एक एक तो हो ही जाए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल किसी 10 केजी की वस्तु को 5 सेकेंड में 20 मीटर विस्थापित करता है। पिंड में गतिज ऊर्जा होगी। मान लीजिए ये, ठीक है। और एक चीज ये है कि पिंड विरामावस्था में था, पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में था, ये बात को ध्यान रखना है। तो भाई गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में हाफ m और v² आता है, पर यहां v तो दिया नहीं है, v तो दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे। हाफ m की वैल्यू हो गई 10, v मतलब s/t, विस्थापन बटे समय जो होता है वो वेग होता है, और इसका स्क्वायर। हाफ m, विस्थापन कितना है 20, 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 और टाइम जो हो गया वो 5 × 5 हो गया। ठीक है, यहां से इसको कट कर दीजिए 4 बार में, इसको कट कर दीजिए 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो आपका 20 × के 80 जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन है किसी 10 केजी की वस्तु को 5 मीटर उठाने पर पिंड में संचित
ऊर्जा होगी। ठीक है भाई, तो अब इस चीज को करना है। U इक्वल टू क्या होता है, mgh। पृथ्वी की सतह पर G का मान होता है 9.8। जब तक क्वेश्चन में G की वैल्यू 10 ना बोले तब तक आपको 9.8 ही रखना है। तो m हो गया 10 kg, G हो गया 9.8 और h हो गया आपका 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 98 गुणे 5, 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, यानी इतना जूल उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। किसी 10 केजी की वस्तु को 5 मीटर उठाने में एक श्रमिक को 20 सेकेंड लगते हैं। श्रमिक की शक्ति बताइए। शक्ति बताइए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, पर W तो मिला ही नहीं, पर W इस फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। और TT है, M हो गया 10, G हो गया 9.8 और ये हो गया 5 और बीच नीचे कितना हो गया 20। एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए। इसको कट करेंगे 4.9 आएगा और 4.9 इंटू 5 22.5 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने ये आपको बता दिया और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हम आपके लिए हमेशा बने हैं। जब आप चाहेंगे जो क्वेश्चन उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम बिल्कुल उसका सलूशन देंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो जब तक हम नहीं ला रहे हैं तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू।